हाय स्मार्ट पीपल, हाउ आर यू ऑल? होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। और हमारी आज के इस इंटरेक्शन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया चैप्टर, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। तो इसके आज हम 30 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ऐसे ही इसके आपके 2 सेशंस और आएंगे। तो दिस इज हाउ इस चैप्टर को हम टोटल 90 क्वेश्चंस में कवर अप कर रहे होंगे एंड होपफुली आप भी साथ साथ सवाल लगा रहे हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस 3000 क्वेश्चंस 100 डेज सीरीज। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और पहला सवाल जो है वो आपके सामने है। शिद्दत के साथ यार सवाल को एक बार रीड करना है खुद से और इसका आंसर लगाना है। जितना बेस्ट अटेम्प्ट हम दे सकते हैं ना, लेट्स गिव आवर बेस्ट, ओके। फिर हम साथ में सॉल्यूशन देख रहे होंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन इज सफर लाइक अ पर्सन suffers puncture in the chest cavity in an accident without any damage to the lungs. It could be like क्या चीज़ अफेक्ट हो जाएगी उस टाइम पे। तो अगर एक पर्सन का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें क्या हुआ कि जो चेस्ट कैविटी है ना, मतलब वी हैव दिस चेस्ट कैविटी वेयर वी हैव द स्टर्नम, वी हैव द रिब्स, वी हैव द लंग्स, है ना, लाइक दीज ऑर्गन्स आर देयर। तो इसमें कुछ पंचर हुआ है, लंग्स कंप्लीटली फाइन है। तो बताओ उस केस में क्या हो जाएगा? विल इट बी लाइक रिडक्शन इन द ब्रीथिंग रेट, या ब्रीथिंग रेट फास्टर हो जाएगी, या नो चेंज इन रेस्पिरेशन, या फिर कैसेशन ऑफ ब्रीथिंग? आई थिंक इस सवाल में आपको एक वर्ड शायद परेशान कर सकता है, वो है कैसेशन। कैसेशन मतलब होता है स्टॉपेज, ठीक है। कैसेशन मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग। फाइन, तो अब आप सोचिए और बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। यस, तो आइए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि यार इस वाले केस में ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। वाई सो सर? कि देखो, इफ अ पर्सन, अगर इसका चेस्ट कैविटी अगर पंचर हो गई है तो आपको पता है जैसे कि अगर चेस्ट कैविटी पंचर हो जाएगी ना, एस चेस्ट कैविटी पंचर, राइट। तो चेस्ट कैविटी के पंचर होने की वजह से क्या होगा कि जो लंग्स है ना, या फिर जो आपकी ये जो थोरेसिक कैविटी है, इस कैविटी में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा। एंड इफ देयर इज नो नेगेटिव प्रेशर देन अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो आपके पास सक्शन पुल होता है आपके लंग्स का, वो नहीं बन पाएगा। एंड इफ दैट इज नॉट देयर तो आप सिंपली इंस्पिरेशन नहीं कर पाओगे एंड आपकी पूरी साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी और वी कैन से देयर विल बी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो वी कैन से एज द चेस्ट कैविटी पंचर, सो वी कैन से देयर इज नो नेगेटिव प्रेशर, नो नेगेटिव प्रेशर। आप जानते हैं नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उस वजह से ही हम इंस्पिरेशन कर पाते हैं। फाइन, सो अगर ये नहीं होगा तो वी कैन से अल्टीमेटली देयर विल बी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग और कैसेशन ऑफ ब्रीथिंग। Hopefully now you got the answer. So that is the correct answer for this question and now let's move on to the next question. Question number 2, ठीक है। तो इन सवालों में से यार कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए एसेंशियल हैं, जो आपके इस चैप्टर को रिवाइज करने में आपकी मदद करेंगे। कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि यार जो आपको मदद करेंगे ये बताने में कि यार कैसे जज करते हैं, यार कैसे क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व करते हैं। और पीवाई क्यूज तो इसमें है ही, राइट। तो लाइक 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स के सवाल यहाँ पे हैं, राइट। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इंसिडेंट ऑफ एम्फीसीमा। नाउ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इज एम्फीसीमा। और अगर आपको कीवर्ड याद हो ना तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि अगर कीवर्ड पता हो, कीवर्ड फॉर एम्फीसीमा, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच द लाइक जनरली इन द सिगरेट स्मोकर्स, द पीपल हु स्मोक्स अ लॉट, ठीक है। सो इन सच केस क्या हो जाता है, द ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड टू बी डैमेज। क्या ब्रोंक्यूल्स डैमेज हो जाएंगी, एल्वेलाई वॉल जो है वो डैमेज हो जाएगी, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, या रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। तो देखो इन सच केस क्या होता है, एम्फीसीमा इज अ कंडीशन अगेन, है ना, जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं उसके अंदर होगी। उसके अलावा हम कह सकते हैं इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, कीवर्ड इज कि it will basically lead to the damage of or we can say reduction in the surface area of alveoli, surface area of alveoli। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि यार इसमें क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है ना वो अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा, और उसके डिक्रीज होने की वजह से प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, देयर विल बी डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, पेनफुल ब्रीथिंग, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वी कैन से डैमेज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई इज द मेन सिम्टम विच यू कैन फाइंड, और मेन द मेन कॉज यू कैन से, है ना। बाकी ब्रोंक्यूल्स का डैमेज होना किस में होता है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो अगर ब्रोंक्यूल्स की बात की जाए, अगर ब्रोंक्यूल्स डैमेज हुए हैं देन इन दैट केस दैट लाइक हाई चांसेस हैं कि यार उस टाइम पे पर्सन को एजमा हो रखा होगा, अस्थमा हो रखा होगा, ठीक है।
तो ऐसे कीवर्ड्स अगर आप याद रखेंगे कि यार अस्थमा के लिए हमारे पास ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होगा, है ना, एल्वोलाई में अगर रिडक्शन हुआ सरफेस एरिया का तो वो एम्फीसीमा होगा। तो इट्स लाइक प्रीटी इजी, अब आप वर्ड को पढ़ते ही आप इसका आंसर बता सकते थे। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ब्लड विल, अगर ब्लड में पीएच कम हो रहा है। अब नाउ पीएच कम होने का मतलब क्या है? पीएच कम होने का मतलब दो बातें निकलती हैं यहाँ पे। तो इफ योर पीएच इज लेस एज अ नोट पॉइंट, हालांकि आप केमिस्ट्री भी जानते हैं तो आपको ये सारी बातें पता ही होंगी, है ना। अगर पीएच हमारे पास कम है तो हम कह सकते हैं जो एसिडिटी होगी वो अल्टीमेटली ज़्यादा होगी, है ना, बिकॉज पीएच कम मतलब 7 से हम नीचे जा रहे हैं और 7 से नीचे अगर जाएंगे तो यार एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा एंड इफ एसिडिक नेचर इज इंक्रीजिंग देन वी कैन से H+ आयन विल आल्सो इंक्रीज। फाइन, तो ये मतलब है आपके पीएच के कम होने का। तो अगर पीएच जो है वो कम हो रहा है तो रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, डिक्रीजेज द एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, रिलीजेज द बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लिवर या फिर रिलीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट, है ना, रिड्यूस कर देगा आपकी हार्ट बीट की रेट को। पढ़ लिया क्वेश्चन खुद से, देखें इसका आंसर। अब देखो, अगर आपने लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ग्राफ्स पढ़े हैं ना तो ये सवाल उस ग्राफ की मदद से सॉल्व हो सकता है। हालांकि सिर्फ ग्राफ से ही नहीं होगा, और भी तरीके हैं करने के, बट बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना ये आप निकाल पाओगे ग्राफ की मदद से। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर। हम जानते हैं कि यार पीएच लेस वाली कंडीशन कौन सी होती है? तो इफ दिस इज द ग्राफ विच इज सिग्मोइड ग्राफ। फाइन, अब क्या होगा इसमें? हमने दो कंडीशंस देखते हैं, एक होती है आपके पास कौन सी? राइट शिफ्ट, एक होती है लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, एक होती है राइट शिफ्ट, एक होती है लेफ्ट शिफ्ट। तो अगर यहाँ पे हम बात करें पहले वाले कंडीशन की जो कि है आपकी वी कैन जस्ट टेक योर राइट शिफ्ट। ओके, तो अगर हम राइट शिफ्ट की बात करेंगे ना तो राइट शिफ्ट में कंडीशंस क्या होती है? कंडीशंस होती हैं कि यार जो आपके पास एल्वल या जो आपके पास CO2 है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसके अलावा जो PO2 है वो लेस होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो आपका पीएच है वो कम होना चाहिए, है ना। दीज आर द कंडीशंस। और आपको पता है राइट शिफ्ट किस जगह पे होता है, किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर टिश्यू और फॉर एल्वोलाई। फॉर टिश्यू, राइट, बिकॉज ज़्यादा CO2 कंडीशन कहाँ पाई जाती है? आपके टिश्यूज के पास। टिश्यूज आर प्रोड्यूसिंग CO2, सो दे आर हैविंग मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, सो वी कैन से ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर एट टिश्यू साइट। टिश्यू पे एप्लीकेबल होता है। तो यार ऑब्वियसली एक बात सोचो कि अगर ऐसी कंडीशंस पाई जाने वाली है तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी अच्छे से, क्योंकि टिश्यू वाली साइड पे पहुंच के हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ना तोड़ना है ताकि ऑक्सीजन डिलीवर हो सके, राइट। तो ये सारी जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में वो आपको टिश्यू वाली साइड के लिए दी गई है और हम चाहते हैं कि यार टिश्यू वाली साइड पे जैसे ही आपकी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन जाए तो वो ईजिली ब्रेक हो पाए, राइट, दैट्स व्हाट वी वांट। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे HbO2 जो बन के आया है या HbO2 जो बन के आया है वो ब्रेक डाउन हो जाए Hb के अंदर और O2 के अंदर, दैट्स व्हाट वी वांट, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, और व्हाट डू वी कॉल दिस पर्टिकुलरली, हम इसे कहते हैं कि जब आपकी CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, O2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिस वजह से एफिनिटी डिक्रीज होगी, राइट, सो वी कॉल दिस एज अ बॉर इफेक्ट, बॉर्स इफेक्ट। फाइन, सो वी कैन से दिस थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन नंबर बी। जितना ज़्यादा ब्रेकेज होगा उतना ही ईजिली ये ऑक्सीजन जो है डिलीवर हो पाएगी टिश्यूज तक, and that's what we want at the tissue site. तो we can say option number B is the correct answer for this question. ठीक है, अब ऐसा कोई इसका पुख्ता जवाब नहीं है कि यार बुक में ढूंढोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, नो, इट्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करना है, जितना दिमाग लगा सकते हो दिमाग लगा के चूज करना है कौन सा वाला शिफ्ट होगा। अच्छा, शिफ्ट करने के बाद भी आंसर नहीं आएगा, आपको दिमाग लगाना है कि यार ये कौन सा इफेक्ट है, जहाँ पे आपको देखना है कि यार क्या होना चाहिए ऑप्शंस में से, है ना। तो इट्स लाइक अ गुड क्वेश्चन विच आई फाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ, कह रहे हैं with decrease in temperature oxyhemoglobin curve will become with decrease in temperature। अगर टेम्परेचर कम है तो बताओ क्या होगा? तो वही सेम है ना, ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि इफ दिस इज द ग्राफ एंड व्हाट वी हैव लेस टेम्परेचर, तो सेम कंडीशन राइट शिफ्ट, सेम कंडीशन भाई राइट शिफ्ट होगी यहाँ पे, है ना। राइट शिफ्ट में क्या होता है आपको पता है, वी हैव द कंडीशंस, ओके सॉरी, इन राइट शिफ्ट वी हैव हाई टेम्परेचर बट वी वांट द लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर मीन्स इस बार क्या होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए आपका लेफ्ट शिफ्ट ना कि राइट शिफ्ट। ओके, तो कंडीशंस अगर याद है ना
सो अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। तो वी कैन से कंडीशंस क्या होंगी, यहाँ पे आपका होना चाहिए टेम्परेचर लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई, एंड वी कैन से pH हाई। और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, यहाँ लगेगा आपका हेल्डेन्स इफेक्ट, राइट। और साथ में ये होता कहाँ पे, ये कंडीशंस जो है अगर होंगे तो ये किस जगह पे होने वाला है, लेफ्ट शिफ्ट एल्वोलाई एट एल्वोलाई। फाइन, सो नाउ होपफुली यू गॉट दिस एंड वी कैन सिंपली से कि हमारा आंसर निकल सकता है, निकल सकता है। देखो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है नॉर्मल ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, सिग्मॉइड शेप, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट के बारे में तो इस बार ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा, जो हमारा ग्राफ है ये पहुंच जाएगा थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट की तरफ। और अगर को बात कर दूं किसके बारे में, आपके मायोग्लोबिन के बारे में, तो मायोग्लोबिन के केस में तो यार ये बिल्कुल ही स्टीपर हो जाता है इस तरीके से। फाइन, सो दिस इज द कंडीशन फॉर मायोग्लोबिन। बाकी यू कैन से फ्रॉम हेयर टू हेयर इट्स अ लेफ्ट शिफ्ट ग्राफ। तो वी कैन से ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टीपर होते जा रहे हैं, है ना। सो द ग्राफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टीपर जस्ट बिकॉज यू कैन से दीज कंडीशंस। तो वी कैन से द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज कंडीशंस तो दिया है ना हमारे क्वेश्चन में, एक कंडीशन दी है, बाकी तो हम निकाल ही सकते हैं। एंड वी नो द इक्वेशन ऑल्सो कहाँ पे ये अप्लाई होता है, तो जस्ट लुक ओवर द ग्राफ एंड सी हाउ द ग्राफ इज गोइंग। फाइन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। लेट्स सी व्हाट इज इट सेइंग। फर्स्ट खुद से रीड कीजिए फिर साथ में करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है, इसका मतलब अगर डायग्रामेटिकली देखोगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे। इफ दिस इज द एल्वोलाई, शेयर वी हैव ब्लड वेसल्स, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा ना वो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो वैसी बात है, हम पता है कि यार ऑक्सीजन यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि यार ये वाली ऑक्सीजन अंदर ट्रेवल करे और यहाँ की CO2 बाहर ट्रेवल करे। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यार हर चीज़ जो होती है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रही होती है, अनटिल और अनलेस उसको हम अगेंस्ट मूव ना करवाएं बाय द यूज ऑफ ATP। तो वी कैन से हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, लेस शुड बी देयर सो दैट दिस ऑक्सीजन कैन ट्रेवल फ्रॉम एल्वोलाई टू द ब्लड। So I can say partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs should be more than the blood. Then only the oxygen will travel from alveoli to bloods now, right? So we can say more than the blood. That's it. Fine. तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इट जस्ट थोड़ी सी अंग्रेजी है ना, परेशानी कोई है नहीं क्योंकि अभी दिन है, रात नहीं, है ना। तो वी कैन से सॉल्यूशन में क्या कह देंगे हम, इसका सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है एट एल्वोलाई कितना होता है, हाँ जी कितना होता है 104 mm ऑफ Hg, एंड दैट टू वी नो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वोलाई, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कितना होता है, दैट्स 96 mm ऑफ Hg, एंड दैट इज हाउ यू कैन सी ऑक्सीजन ट्रेवल्स फ्रॉम हेयर टू हेयर। सिंपल। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई, कह रहे मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेस्ट टू ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, Hp प्लस O2 गिव्स यू HbO2 4। फाइन, तो ये जो रिएक्शन हमारे पास सामने है, इस रिएक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही सूट कर रहा है। तो आपको पता है ये वाली रिएक्शन प्रमोट कब होगी, आप पहले इफेक्ट से स्टार्ट करो। ये वाली रिएक्शन प्रमोट कब होगी, जिस टाइम पे हम जानते हैं कि यार ये बनना चाहिए, और ये कहाँ बनता है, एल्वोलाई पे या टिश्यू पे। सिंपल सी बात है भाई, ये दोनों हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कहाँ पे करता है, एल्वोलाई पे करता है, इतना तो हम जानते हैं। फाइन, तो वी कैन से इन दिस क्वेश्चन दैट अबव इक्वेशन इज फॉर, अबव इक्वेशन प्रेफर एल्वोलाई साइट। अगर ये एल्वोलाई पे होना है तो एल्वोलाई पे कौन सा इफेक्ट लगता है आपको पता है बॉर्स हेल्डेन इफेक्ट लगता है। और अगर हेल्डेन इफेक्ट लग रहा होगा तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हेल्डेन इफेक्ट लग रहा होगा क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी हेल्डेन इफेक्ट की हमें कंडीशंस पता है। और हेल्डेन इफेक्ट कब होता है, जब आपका राइट शिफ्ट हो या लेफ्ट शिफ्ट हो। तो हम जानते हैं कि जब आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, सॉरी हाँ, जब आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है उस टाइम पे आपका हेल्डेन इफेक्ट काम कर रहा होता है। तो वी कैन से इफ दिस इज द ग्राफ, सेम सिग्मॉइड ग्राफ, बट वी कैन से इन दिस केस वी विल बी हैविंग द लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। और अगर को लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो उसकी कंडीशंस क्या बनती हैं, हम जानते हैं यहाँ पे आपकी हो जाएंगी कंडीशंस जैसे कि
लेस PCO2, हाई PO2, लेस टेम्परेचर एंड वी कैन से हाई pH, मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज, इस वाली सिचुएशन में आपको पता है लो CO2 होना चाहिए, हाई O2 होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन 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 pH हाई होगा, लो नहीं होगा, तो वी कैन से दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो क्वेश्चन को हमने रिवर्स गियर में लगा के तब स्टार्ट किया, हमें स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि यार ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन कहाँ होती है, आपके एल्वेलाई पे होती है, कौन सा इफेक्ट लगता है, हेल्डेन इफेक्ट लगता है। नाउ वी नो हेल्डेन इफेक्ट, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस होते हैं वो भी हम जानते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको मैंने इस टाइप के सवालों की 2-3 इलस्ट्रेशंस करा दिए हैं कि यार सवाल कैसे कैसे आ सकता है ना, तो होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि बेसिकली सवाल कैसे करते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, saying that identify the following। तो आपके ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का क्वेश्चन है। एंड हाँ, अगर आपने चैप्टर अभी रिवाइज करके आप नहीं आए हो ना इस क्लास में, देन इट्स सुपर फॉर यू। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप देखो आपका दिमाग कितना चलेगा इस टाइम पे, अगर आपने पढ़ रखा है कभी तो फाइन। चलिए अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ, देखें, आइए सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो हम जानते हैं कि यार पहला ऑप्शन रीड करते हैं विच इज, अच्छा इसको ना एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वाई सो? बिकॉज काफी लंबा क्वेश्चन है, तो लेट्स ट्राई टू लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन इन लेस टाइम। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, पहले मन में सोच लो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज, फॉर ऑप्शन नंबर ए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस में टाइडल वॉल्यूम। कैसा कुछ दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया, सो वी कैन से दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ऑप्शन देख लो कौन सा वाला रॉन्ग दिया हुआ है, फर्स्ट रॉन्ग होना चाहिए। तो फर्स्ट ये करेक्ट है, इसे क्रॉस कर दो, फर्स्ट करेक्ट है इसे क्रॉस कर दो, फर्स्ट करेक्ट है इसे क्रॉस कर दो, आगे आंसर आपका और क्या ही चाहिए, है ना, और क्या ही चाहिए। तो आगे आपका आंसर फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड अच्छा आपका आंसर आ चुका है ना। अब मैं बाकी ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर भी आपके लिए, फाइन। जिसको देखना है दैट्स वेल एंड गुड, जिसको नहीं देखना है वो भी देखो, जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे हैं वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या ये बात सही है? सही है ना। आप कितनी सांस, मतलब फोर्सफुल एक्सिलेशन के बाद कितनी सांस अंदर ले सकते हो। सो यू नो फर्स्ट यू विल टेक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन टाइडल वॉल्यूम, देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यू कैन टेक फोर्सफुली, राइट। we can say your tidal vital capacity is what, that is equals to TV tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve volume, करेक्ट। थर्ड की अगर बात की जाए स्टेटमेंट की, तो हम कह सकते हैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो होती है, जो आपके लंग्स में हमेशा स्टे करती है, उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। So we don't think any equation is there for you. It's just the amount of air that always resides inside your lungs, right? तो ऑल्दो ये जो दिया हुआ है ये गलत होगा, बाकी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, अगर रेसिडुअल वॉल्यूम की बात की जाए तो व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, दैट इज टीवी प्लस IRV प्लस ERV, है ना, और माइनस IRV। तो अगर आप इसे और इसे काट भी दोगे तो भी क्या बचेगा आपका, टीवी प्लस में ERV बच गया ना, और टीवी प्लस में ERV क्या होता है आपका, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एनी हाउ यू कैन सी दैट, अभी तो आंसर आया ही नहीं आपका, है ना, अभी भी आपका रिजर्व वॉल्यूम नहीं आया, वी कैन से एनी हाउ दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, फाइन। चलिए ये भी हो गया। फोर्थ पे आते हैं, लास्ट कह रहा है टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो किसके बराबर होती है। तो अगर फोर्थ वाले की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम जो है दैट्स इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट मीन्स IRV प्लस में TV, और माइनस दिखा रहा है IRV माइनस IRV, तो इससे ये काट दो, क्या बच गया, TV बच गया। तो TV इक्वल्स टू TV विच इज करेक्ट, है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली गलत है यहाँ पे। आई कैन से दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हेयर, दिस इज करेक्ट हेयर, दिस इज करेक्ट हेयर, सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। गिव सम टाइम, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज लेट मी नो, है ना। से कैसे बताएं, इट्स ऑनलाइन क्लास, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि व्हाटएवर डाउट यू हैव इन दिस सेशन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अगेन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मगर हम फटाफट से देखते हुए चलेंगे इसको। अगेन इस पर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, है ना, दैट्स राइट। तो कह रहे हैं देखो ऐसे वाले रिस्क ना बायोलॉजी में ले सकते हो, है ना, अनटिल अनलेस कि आप बिल्कुल श्योर हो कि यार मेरे को तो 360 ही लेके आने हैं, तो लाइक ये रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम कर दो। लेकिन आप चाहते हैं कि यार एटलीस्ट ठीक ठाक से मार्क्स आ जाए, इट्स लाइक 350 क्रॉस 350 तक आ जाए मेरे, देन हल्का फुल्का रिस्क लेना आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, कि एलिमिनेशन क्वेश्चंस, एलिमिनेशन वाली प्रैक्टिस करते हैं। स्टिल देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सी बात सही है आपको ये बताना है।
इंस्पायरेशन अकर ओनली व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है ना। हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट प्रेशर मस्ट बी व्हाट, दैट प्रेशर मस्ट बी नेगेटिव, दैट प्रेशर मस्ट बी नेगेटिव। तो प्रेशर आपका नेगेटिव होना चाहिए, देन योर रेस्पिरेशन बेसिकली वर्म्स। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर ब्रीथिंग। ओके, सेकंड कह रहा है एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक वन। तो एक्सपायरेशन अगर हमें करवानी है ना, सांस को बाहर छोड़ना है, तो सांस बाहर छोड़ने के लिए कंडीशन क्या होती है आपको पता है कि इफ दीज आर द लंग्स, है ना, लंग्स में आप जानते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना वो कम होना चाहिए ताकि प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाए, और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर पे प्रेशर अगर कम है तो क्या होगा, यहाँ से एयर यहाँ चली जाएगी। फाइन। और इसमें डायफ्राम के साथ क्या होता है तो आपको पता है डायफ्राम जो है इस टाइम पे आपका वॉल्यूम कम करनी है तो वो डॉम शेप हो जाएगा, रेस्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो आपकी रिलैक्स हो जाएंगी, राइट। दीज कंडीशंस हैपेंस देयर। सो वी कैन से प्रेशर जो है ना वो लंग्स के अंदर का ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन कर रहा है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए, विच इज रॉन्ग। तो ये गलत है, ये सही है ना, यहाँ पे ये वाली बात गलत हो जाती है, लोअर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेशर ग्रेडियंट आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट है क्या वो डायफ्राम की वजह से बनता है? हाँ। पहला स्टेप क्या है कि डायफ्राम जो है वो फ्लैट होगा जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज मेंटेन बाय योर डायफ्राम एंड योर इंटरनल एक्स्ट्राकोस्टल मसल्स, राइट। तो वी कैन से mechanism of breathing is basically regulated by mechanism of breathing जो होता है ना, it is what, it is regulated by diaphragm and in external intercostal muscles. Fine. So we can say this is also correct. Last क्या कह रहे हैं आपसे? नेक्स्ट कह रहा है कि इंस्पिरेशन जो है इज इनिशिएटेड बाय रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। नहीं, जब इंस्पिरेशन आप करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका डायफ्राम जो है फ्लैट होता है एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन दैट हैपेंस देयर, ठीक है। सो ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन व्हाट आई कैन से, ऑप्शन नंबर 4 के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, आई कैन जस्ट से हियर कि यहां पे सबसे पहले क्या होगा, आपका जो डायफ्राम है दैट विल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ तो कैसा हो जाएगा, आपका फ्लैट हो जाएगा। फिर सेकंड क्या होगा, जैसे ही डायफ्राम फ्लैट हुआ और साथ में आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, वो अपवर्ड और बाहर की तरफ मूव करेंगी, है ना, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। फाइन। और तीसरा क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम है ना लंग्स के अंदर का वो बेसिकली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द इंस्पिरेशन। फाइन। सो दीज आर द थिंग्स व्हाट आई कैन से। सो वी कैन से द स्टेटमेंट नंबर 4 इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। हालांकि हमने काफी ऑप्शंस देख लिए हैं तो हम सीधा आंसर भी देख सकते हैं विच इज रॉन्ग। तो वी कैन से सेकंड और जो फोर्थ है वो रॉन्ग होना चाहिए, मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में नहीं आना चाहिए। तो सेकंड इसमें आ रहा है, सेकंड इसमें आ रहा है, सेकंड फोर्थ इसमें आ रहा है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। होपफुली आप क्वेश्चन सवाल खुद से भी लगा रहे हैं, है ना। और लेट्स डू दिस क्वेश्चन अगेन। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन रेस्पिरेशन। कौन सी बात सही है आपको ये बताना है। कह रहा है सिगरेट स्मोकिंग कैन लीड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। क्या सिगरेट स्मोकिंग में ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन होती है? नहीं। हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा कि सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, एम्फीसीमा, एंड एम्फीसीमा से क्या होता है, रिडक्शन इन द रेस्पिरेटरी सर्फेस ऑफ एल्वोलाई। फाइन। तो ये तो अल्टीमेटली गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ द पॉन्स रीजन्स ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। क्या वो ड्यूरेशन इंक्रीज करता है? नहीं। हमें इतना पता होना चाहिए कि आज जो पॉन्स है आपका दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दैट न्यूमोटैक्सिक सेंटर बेसिकली रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब जो इंस्पिरेशन 0.5 सेकंड में हो रही थी, 0.3 सेकंड में हो रही थी, अब वो 0.3 में ना होके अब वो 0.2 में होगी। तो उसी गिवन टाइम के अंदर अगर आप ड्यूरेशन फॉर ईच
इंस्पिरेशन कम कर दोगे तो उसी टाइम के इंटरवल के अंदर अब ज़्यादा इंस्पिरेशन हो पाएंगी। व्हेन यू ब्रीथ फास्टर, है ना, जब आप इंस्पिरेशन थोड़ी थोड़ी सांस लेते हो तो आप जल्दी फास्टर ब्रीथ कर पाते हो ना। इट जस्ट लाइक कि देखो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल है ना। पहले आप इस इंटरवल में जो आपका इंस्पिरेशन टाइम कितना था, यू आर जस्ट इंस्पिरेशन टाइम आपका 0.3 सेकंड था। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम में आप 16 बार ब्रीथ कर पा रहे थे। अभी भी देखो टाइम इंटरवल तो उतना ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बार आपका जो इंस्पिरेशन टाइम है ना वो कम हो गया है, 0.1 सेकंड हो गया है मान लो। तो क्या इस वाले सेम टाइम इंटरवल में अब आप ज़्यादा बार ब्रीथ नहीं कर पाओगे, आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो अगर इंस्पिरेशन ड्यूरेशन कम हुई है, टाइम कम हुआ है, तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो हम जानते हैं न्यूमोटैक्सिस सेंटर में होता क्या है कि आपकी जो इंस्पिरेशन रेट की जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और पर इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, दिस इज गलत, राइट, दिस इज रॉन्ग बेसिकली। तो वी कैन से ऐसा कुछ नहीं होगा सर, है ना। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, थर्ड ऑप्शन इज सेइंग दैट वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग एंड द स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम फाइब्रोसिस, ये करेक्ट है ना। द पीपल हु आर सफरिंग हु आर वर्किंग इन दीज कंडीशंस लाइक माइंस हो गए, है ना, और द सिलिका कंटेंट इज हाई इन देयर एनवायरमेंट, सो इन दैट केस दे कैन सफर फ्रॉम द डिसीज लाइक सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस, ओके, ये उनको हो सकता है, विच इज ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। फाइन, तो इसके मैं सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करूँ तो आई कैन से फॉर ए, आई कैन से सिगरेट स्मोकिंग जो होती है, सिगरेट स्मोकिंग जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें एम्फीसीमा, और एम्फीसीमा में देर इज नो इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंक्यूल्स बट देर इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ या फिर रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस। ऑफ एल्वोलाई, ठीक है। तो एल्वोलाई की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाएगा। सेकेंड आई कैन से ऑप्शन नंबर बी में अगर बात की जाए तो जो सिग्नल्स जो होते हैं यहाँ से उसमें क्या होता है, तो जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है क्या होगा उसमें आप जानते हैं कि जो आपका रेट ऑफ इंस्पिरेशन है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, रेट मतलब स्पीड, रेट ऑफ इंस्पिरेशन विल इंक्रीज, मगर जो ड्यूरेशन ऑफ ईच इंस्पिरेशन है ना, ड्यूरेशन ऑफ ईच इंस्पिरेशन वो कम हो जाएगी। सो दिस इज द कंडीशन इट हैपन एंड दैट इज हाउ यू कैन से देयर विल बी अ डीपर और आई कैन से फास्टर एंड शैलो ब्रीथिंग। ये इसका आप कीवर्ड लिख सकते हो, ठीक है, जहां पे ऐसे डायरेक्टली वर्ड दिया उसने अगर, तो आप सिंपली न्यूमोटैक्सिक सेंटर आंसर लगा सकते हैं, दिस इज फास्टर। फाइन, आइए नेक्स्ट कह रहा है आपके पास वर्कर्स जो होते हैं आप जानते हैं फाइब्रोसिस, सिलिकोसिस, ये हमारा करेक्ट आंसर ही है इसके लिए। और लास्ट कह रहा है कि अबाउट 90% ऑफ CO2 जो होता है क्या वो कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, नहीं सर। जो डी ऑप्शन है आप जानते हैं कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन जो है इसकी फॉर्म में 70% जो CO2 है ना वो ट्रेवल करती है, 90% ट्रेवल नहीं करती। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, रीड इट, अटेम्प्ट इट, है ना। सर आप इतने लंबे लंबे सवाल क्यों लेके आते हो, अरे छोटे मोटे सवाल तो यार खुद ही तुम लगा लेते हो बुक्स के अंदर, है ना, इतने भाई को तुम लगा भी चुके हो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो इट्स लाइक लेट्स प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन जो हमें यू नो जिसको करने में मौत आती है, जिसको हमें करने में दिक्कत आती है, लेट्स डू दोज क्वेश्चन, राइट। तो अपने फियर से ना डर के उसका सामना करते हैं, राइट। सेइंग पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम प्लेन्स टू द एरिया ऑफ रोहतंग पास 6 मंथ, तो 6 महीने पहले लोग जो है ना वो अपने लाइक नॉर्मल ग्राउंड लेवल से अब वो ऊपर आ चुके हैं, हिल एरिया में जा चुके हैं। तो इट हैज़ बीन 6 मंथ, है ना। तो उनकी बॉडी ने थोड़ा बहुत अडेप्ट तो किया होगा, ऑल्दो अडेप्टेशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड, वी कैन से एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इट हैज़ बीन 6 मंथ, तो 6 मंथ अगर हुआ है तो इट्स अगेन द केस ऑफ लाइक यू नो एल्टीट्यूड सिकनेस। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, मोर आरबीसीज एंड देयर हीमोग्लोबिन विद लो बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन, सही बात है। फिजिकली फिट होंगे गेम्स प्ले करने से, नहीं, मतलब वो तो होंगे ही बट दैट इज नॉट द केस हियर। नेक्स्ट थिंग, सफर फ्रॉम एल्टीट्यूड सिकनेस विद द सिम्टम्स ऑफ नोजियाटिक फटीग, ये होता लेकिन जब 2-3 दिन हुए होते गए हुए, नाउ द पर्सन हैज स्टेड लाइक मोर देन 6 मंथ, तो अब उसके लिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा नॉर्मल नहीं है ना। तो इट्स लाइक नोजियाटिक फीलिंग और ये फटीग ये सब नहीं होगा इस टाइम पे, वो स्टार्टिंग में होता है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट बट द हीमोग्लोबिन विद वेरी बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। नाउ आई नो कि अगर ये सवाल आपको आता है तो अच्छे से आता होगा
नहीं आता तो आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रखे होंगे, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यार बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, आप सोच के बताओ। हम चाहते हैं कि यार हमारे सेल्स को ना ऑक्सीजन मिले, तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ कहीं लंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ कहीं हमारे पास एक टिश्यू है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, लंग्स में ऑक्सीजन आई, कैसे, Hb के साथ कंबाइन करी HbO2, दिस इज नाउ ट्रेवलिंग हियर HbO2, और ये डिसोसिएट्स होगा Hb के अंदर और O2 के अंदर और ऑटो डिलीवर होगी, ये हम चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच की एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? इट शुड बी लेस ना, देन इजिली ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने की वजह से दिस O2 विल बी ट्रांसपोर्टेड देयर, राइट। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज when the person is suffering like going to an higher altitude for 6 months, higher altitude, so in that case क्या होगा, उसकी बॉडी एक्लिमेटाइज करना स्टार्ट करेगी, एंड वी कैन से उस पर्सन की जो आरबीसी काउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जो आपकी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ताकि वो इजिली बॉन्ड ब्रेक हो सके। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, फाइन। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस आंसर वी कैन से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, करेक्ट, टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल, है ना। अब दो दोस्त हैं जो कि साथ बैठ के, है ना, आमने सामने खाना खा रहे हैं। नाउ क्या हुआ, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट कफिंग एंड वाइल सोलोइंग सम फूड, तो कुछ खाना निगलने में उसने एकदम से कफ कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत इजी, आप जानते हैं कि लाइक इन द ट्रैकिया वी हैव द एपिग्लोटिस विच इज अ हाइलिन कार्टिलेज स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप, राइट। सो दिस बेसिकली प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनसाइड विंड पाइप। तो अगर चॉकिंग हुई है तो वो इसी की वजह से हुई होगी, राइट, बिकॉज खाना गलती से हो सकता है कि यार विंड पाइप में चला गया होगा, इस वजह से एपिग्लोटिस ने चेक करवा दिया, फाइन। लेकिन मैं ये क्वेश्चन क्यों लेके आया हूं, ताकि मैं आपको डायफ्राम के बारे में बता सकता हूं। डायफ्राम जो होता है ना, ये हिकअप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये शायद आपको ना पता हो। तो डायफ्राम जो होता है वो हिकअप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है, तो आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और बाकी चॉकिंग सेंटर कहाँ पे होता है, जस्ट हियर वी हैव द चॉकिंग सेंटर, जहाँ से एकदम से चॉक होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंटरिंग द एरिथ्रोसाइट्स रिएक्ट्स विद द वाटर एंड कार्बोनिक एसिड, द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज व्हाट। तो आपको पूरी इक्वेशन ना याद हो तो मैं आपको रिवाइज करा दूं एक बार। क्या होता है हमारे पास, ये है हमारे पास, मान लो हमारी कोई एक टिश्यू सेल जहाँ पे CO2 बनेगा, इसके ऊपर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हो जाएगी हमारी एक आरबीसी, ठीक है, और इसके आरबीसी के आसपास क्या है, ये है हमारा प्लाज्मा। विच कलर लेट्स सी दिस, ये प्लाज्मा हो जाएगा, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होने वाला होता है, दिस इज आरबीसी, दिस इज टिश्यू, ओके। अब क्या होगा आपको पता है, जैसे यहाँ पे CO2 बनेगी, CO2 सेल से निकल के यहाँ पे आएगी, यहाँ से ये CO2 और अंदर जाएगी, यहाँ पे ये CO2 H2 के साथ कंबाइन करती है, इट फॉर्म्स H2CO3, या मैं कह सकता हूँ H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये ब्रेक होगा किसमें, H+ में और HCO3 में, HCO3 नेगेटिव और H+ के अंदर। अब आपको पता है इसी आरबीसी के अंदर एक और चीज़ है, क्या, आरबीसी में आपका है HbO2, जो ब्रेक डाउन होता है किसमें, O2 में, है ना। ये ब्रेक डाउन होगा आपके O2 के अंदर, O2 के अंदर और Hb के अंदर। ये O2 यहां से निकल के जाएगा आपके इसके अंदर, साथ में ये Hb फ्री है और ये H+ फ्री है। अब ये Hb और H+ मिलके बना देंगे आपका HHB। साथ में सर इसका क्या होगा, तो ये जो आपके पास बाइकार्बोनेट था, ये बाइकार्बोनेट यहां से निकल के जाएगा आपके प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये HCO3 कहाँ आ चुका है, प्लाज्मा में आ चुका है। यहाँ आपको पता है NaCl जो है ब्रेक डाउन होता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि यार हमने कुछ नेगेटिव बाहर निकाला है तो कुछ नेगेटिव अंदर भेज भी दें ताकि आयोनिक बैलेंस बिगड़े ना। तो यहाँ पे क्या होता है, NaCl ब्रेक डाउन होता है किसमें, Cl के अंदर और Na के अंदर, Na और Cl के अंदर, और इस Cl को अंदर भेज देंगे, विच इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। और ये जो Na है ये जुड़ जाएगा इसके साथ, एंड दिस इज हाउ इट विल बी फॉर्मिंग NaHCO3,
राइट। सो वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन जो हो रही है ना ये वाली कि CO2 और H2O मिलके आपका कार्बोनिक एसिड एंड देन बाइकार्बोनेट इज फॉर्मिंग, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस एंजाइम इज बेसिकली व्हाट इज दैट एंजाइम, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो वी कैन से आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन। और यही सेम रिएक्शन, यही सेम एंजाइम वापस काम करेगा जब ये सारी कंडीशंस कहाँ जाएंगी, एल्वोलाई के पास जाएंगी। सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो यार क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, है ना। ये हमने इस सवाल में सीखा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कुछ वैल्यूज दिए हैं आपको, इनको मैच करना है। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन टू रिवाइज द पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ओके, चलिए देखते हैं। आपने अटेम्प्ट किया एक बार, चलिए है ना, आंसर देखते हैं इसका। सो फॉर द करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं, आपके पास टाइडल वॉल्यूम जो होते हैं 500 के बराबर होते हैं, सबको पता है ना। अच्छे अच्छे बच्चे इसको रट के बैठे हैं, है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके सर। सेकंड अगर हम बात करें और क्या पता है हमें इसमें, हमें इतना भी पता है कि यार रेसिडुअल वॉल्यूम और आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनमें कंफ्यूजन होती है, तो उसको याद कर लो अभी के अभी, ताकि वो कंफ्यूजन हमारी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए। तो जो आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो आपकी रिजर्व वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम सॉरी, है ना, तो रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनकी वैल्यूज पास पास हैं। इसकी होती है 1200, इसकी होती है 1000 से 1100। फाइन, 1000 से 1100, ये आपको याद रख लेना है। तो आप सिंपली मैच कर पाएंगे। 1200 दिया है तो किसके लिए होगा, वो होगा इसके लिए, तो यहां पे इसको इसके साथ मैच कर दो। फाइन। और इसके अलावा 1000 दिया है तो किसके लिए होगा, एक्सपायरेटरी के लिए होगा, तो इसको यहां से मैच कर दो, है ना। इसके अलावा हम जानते हैं आपके पास ज़्यादा बच गया, तो अगर हम इनको मैच करें तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली दिस मच, है ना। हाउ मच एयर यू कैन फोर्सफुली इनहेल, दैट्स 2500 से लेके 3000 के बीच में होगी। ठीक है। एंड लास्ट क्या बच गया आपका, एयर बाइटल कैपेसिटी, जो इसके साथ हो जाएगा। राइट। तो मैच वाले क्वेश्चंस के लिए भी एक टिप क्या है आपके लिए, टिप इज कि मैच में ऐसा मत करो कि आप लाइन वाइज स्टार्ट कर लाइक मैच करना स्टार्ट करो। इट्स जस्ट बेटर फॉर यू कि आपको जो आते हैं ना पहले उनको मैच कर लो, ताकि बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए। अब नाउ यू हैव ओनली 2-3 ऑप्शंस, तो उसको आप इजीली मैच कर पाएंगे। फाइन, तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर अगर देखा जाए, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हाँ जी, तो अगर हम बात करें तो फोर्थ का हो जाएगा आपका टी, और थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा आपका क्यू। तो थर्ड का आपका होना चाहिए क्यू, एंड फोर्थ का क्या होना चाहिए आपका, फोर्थ का होना चाहिए टी। तो क्यू और टी आपका इसी में आ रहा है, सो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, फर्स्ट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट का हो जाएगा आपका आर, सेकंड का हो जाएगा पी, थर्ड का क्यू, फोर्थ का टी। हाँ सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। Saying which of the following usually tends to occur in the plain dwellers when they move to the higher altitude of इतना, जब वो ऊपर छलांग मारेंगे सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे जाके या हायर एल्टीट्यूड पे जाके, तो उनके साथ क्या होगा, उनके आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा या फिर उनकी आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट द एल्टीट्यूड। एट हायर एल्टीट्यूड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल द कंडीशंस, क्या क्या होता है। तो आपको पता है यहाँ पे आरबीसी का नंबर इंक्रीज होगा और HbO2 की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। सो वी कैन से पहले वाला तो गलत हो गया, साइज तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन हाँ रेड सेल्स का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा क्या, हाँ हम फास्टर ब्रीथिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ऑक्सीजन हमारे आसपास है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर आ सके, तो फास्टर ब्रीथिंग राइट। तो तीसरा यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे फास्टर ब्रीथिंग भी होने वाली है, फास्टर ब्रीथिंग। फाइन, सो वी कैन से सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट फॉर दैट। बाकी लास्ट भी नहीं होगा, तो सेकेंड एंड थर्ड वेयर इज ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। फाइन, 15 क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज टेलिंग यू दैट रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज सेल ऑफ द ब्रेन। और कौन सा है जो कि रिड्यूस करता है ड्यूरेशन को, हाँ। जस्ट बिफोर दिस आई एक्सप्लेन यू वेरी वेल कि ड्यूरेशन कम होती है और साथ में आपका जो रेट है वो इंक्रीज होता है, वी कैन सी हियर, है ना। ड्यूरेशन कम होती है लेकिन इंस्पायरेटरी रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, एंड दिस इज कंट्रोल बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स ऑफ ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम जो है
उसमें आपका जो पॉन्स है विच इज हैविंग द न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड दैट कंट्रोल्स दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि सर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो किसका पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पॉन्स, एंड पॉन्स किसका पार्ट है, आपकी ब्रेन स्टेम का, है ना। और ये करता क्या है, ये बेसिकली आपकी रेट ऑफ इंस्पिरेशन को इंक्रीज कर देगा कि आप एक समय में एक इंटरवल में ज़्यादा बार सांस लोगे, लेकिन हर सांस की जो ड्यूरेशन है ना, अंतराल जो है वो कम कर देगा। फाइन, so this is the correct answer. Let's move on to the next question, question number 16. Attempt it by yourself. So let's see the answer for this particular question. Hopefully आपने इसको रीड किया होगा। कह रहा है which of the following concern average lungs volume and capacities, मतलब कौन सी वैल्यूज आपको यहाँ पे ठीक दी गई है, आपको ये जज करना है, ठीक है। अब ये एरोज जो है ना, ये हो सकता है यार कुछ बच्चों को क्या था कि बचपन से ही समझ में नहीं आती थी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इट्स लाइक है ना, बट अब तो यार होपफुली आपको आता होगा, नहीं भी तो यार लेट्स सॉल्व इट टुगेदर, है ना, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इट जस्ट टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो अगर इनको हम अरेंज करें तो हम जानते हैं टोटल लंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी, राइट। या मैं आपको सारी यहाँ पे अरेंज ही कर देता हूँ तो आप इजीली इसको मैच कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा क्या होती है आपकी, सबसे ज़्यादा होती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी, उससे कम होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी, उससे कम आपकी आ जाएंगी वाइटल कैपेसिटी से कम अगर आप लोगे तो आई थिंक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, उससे कम आपकी आ जाएंगी रेसिडुअल फंक्शनल नहीं, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, हाँ तो आप यहाँ पे ले सकते हो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, उससे कम आपकी आ जाएगी व्हाट एल्स यू कैन टेक हियर, रेसिडुअल वॉल्यूम, और उससे कम आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नहीं लिखा ना हमने, है ना, तो इसको ठीक कर लेते हैं यहाँ पे। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, उससे कम आएगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उससे कम आपकी हो जाएगी व्हाट यू कैन से योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उससे कम हो जाएगी आपकी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। बाकी अब इसके आंसर में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी सबसे पहला होना चाहिए, और सबसे कम क्या होना चाहिए, वाइटल कैपेसिटी, दैट इज हाउ यू कैन जज इट, बिकॉज सबसे कम क्या है आपका टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम सबसे कम होगा तो किसमें है टाइडल वॉल्यूम, इसमें और इसमें। अब इन दोनों में से जज करते हैं, ठीक है। तो क्या पहले टोटल लंग कैपेसिटी है, हाँ सर, उससे कम वाइटल कैपेसिटी, हाँ सर, उससे कम ये, हाँ सर, और उससे कम ये, हाँ सर, ये करेक्ट है। इसमें क्या गड़बड़ है, कह रहा है टोटल लंग कैपेसिटी सबसे क्या है, सबसे कम है, बिकॉज एरो इस तरफ मुंह बंद है और इस तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है, और ये कम तो नहीं होती है, तो दिस इज वाई दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसमें कुछ लिखने वाला कंटेंट नहीं है, इट जस्ट दिमाग चलाओ इस सवाल में, ठीक है। सो आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, सेइंग दैट पार्शियल प्रेशर बिलो द एट्रियल PO2 कॉजेस। तो पार्शियल प्रेशर अगर एट्रियल में जो आपकी आर्टरीज में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, अगर उससे भी कम हो जाए तो क्या होगा, आपको ये सोचना है। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइन हीमोग्लोबिन, या बाइकार्बोनेट्स की फॉर्मेशन होगी, या कार्बोनिक एसिड बनेगा, या फिर रिलीज होगा CO2 सेल में से। सो अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज रिड्यूस, तो ये वाली कंडीशन कौन से ग्राफ में देखने को मिलती है। नाउ वंस यू जज द ग्राफ, तो आप ये जज कर पाएंगे कि यार ये होता कहाँ पे है, टिश्यू में या एल्वोलाई में, एंड वंस यू जज दैट, आंसर आपके सामने होगा, यकीन मानो। देखो, तो अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो आपको पता है कि दिस बेसिकली कंडीशंस हैपन्स इन द लेफ्ट शिफ्ट। तो आपके पास अगर नॉर्मल ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, तो अगर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी तो लेफ्ट शिफ्ट में आप जानते हैं ये कंडीशंस देखने को मिलती है ना। लेफ्ट शिफ्ट में आपको ये कंडीशंस देखने को मिलती है, यहाँ पे PO2 कम होगा लेकिन CO2 ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगेन कम होगा लेकिन pH अगेन ज़्यादा होगा, ये कंडीशंस आप देख पाएंगे इसमें, फाइन। और अगर देखा जाए तो ये कंडीशंस जो है या लेफ्ट शिफ्ट जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर हेल्डेनिस इफेक्ट। और हेल्डेन इफेक्ट कहाँ लगता है आपको पता है, एट एल्वोलाई। तो ये सब बातें जो हो रही हैं आपके एल्वोलाई वाली जगह पे हो रही हैं, और अगर कोई सारी बातें आपकी एल्वोलाई वाली जगह पे हो रही हैं, ओके आई एम सो सॉरी, इट्स जस्ट माय बैड। हम बात कर रहे हैं PO2 कम होना चाहिए, PO2 ज़्यादा होता है तब आपका लेफ्ट शिफ्ट होता है ना, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए ना, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, बट हाँ स्टिल हमें हर बात का ध्यान रखना है, और गलतियाँ अगर करनी भी है ना तो गलती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले कर लो जितनी करनी है,
एग्जामिनेशन के बाद नहीं होनी चाहिए ऐसा गलती, ठीक है। तो आप फटाफट से करेक्ट करो। हाँ भाई करता हूँ। तो यहाँ पे शिफ्ट क्या हो जाएगा आपका, इस बार शिफ्ट होगा आपका राइट शिफ्ट। और जब राइट शिफ्ट आप देखने को मिलेगा तो ये कंडीशंस किसकी हैं, आपकी राइट शिफ्ट की है। राइट शिफ्ट में क्या लगता है आपका, बॉर्ड्स इफेक्ट लगता है। और कहाँ होता है, टिश्यू में होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे आपका बॉर इफेक्ट लग रहा होगा और ये टिश्यू में होना चाहिए। क्यों टिश्यू में होना चाहिए, बिकॉज आप जानते हैं ज्यादा CO2 वहीं होती है टिश्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये इफेक्ट जो है टिश्यूज में लगना चाहिए। और टिश्यू में आप जानते हैं क्या होता है, टिश्यू में आपकी फॉर्मेशन होती है कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन की, है ना। जस्ट रिएक्शन विच आई शो यू इन दिस रिएक्शन यू कैन सी कि आपके पास क्या बन रहा है, बेसिकली HbCO2 बन रहा है आपके पास, है ना। कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन यहाँ पे बनेगा आपके पास। तो यू कैन से हियर दैट योर Hb विल कंबाइन प्लस CO2 एंड दैट विल फॉर्म HbCO2 कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन, है ना। 7% आपका ये बन जाएगा एंड 23%, नॉट 7%, इट्स जस्ट 23%, 23%। फाइन। सो वी कैन से इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आप इस आंसर को समझ चुके हैं, है ना। अब देखो, अगर ये सब नहीं करते ना हम स्टार्ट, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि यार ये सवाल को शुरुआत कहाँ से की जाए। बट वंस वी हैव आइडिया कि यार ये सवाल ग्राफ वाला है, तो ग्राफ से शुरू करते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, राइट। दैट्स इट। आते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे। saying that blood analysis of a patient reveals an unusual high quantity of carboxy hemoglobin। तो ब्लड के अंदर क्या है, ज्यादा मात्रा में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। अब बच्चे आधी जनता तो इसी बात में कंफ्यूज है कि सर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन। तो लेट मी टेल यू, अगर को आपकी हीमोग्लोबिन जो है ना वो कंबाइन कर रही है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फाइन। अगर को आपकी हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन कर रही है, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म द कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HbNH-COOH, बिकॉज नाम में है ना कार्ब अमाइन। तो जो आपका कार्ब ये CO2 जो होता है किसके साथ जुड़ता है, ये CO2 अटैच होता है हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन हीमोग्लोबिन के भी कौन से वाले पार्ट के साथ, अमाइन ग्रुप के साथ। दैट इज व्हाई यू कैन सी Hb हीमोग्लोबिन अटैच है किसके साथ, NHCO3 अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होता है। दिस व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन। तो अब होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाई कंटेंट ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी है तो मतलब मोनोऑक्साइड, है ना। तो वी कैन से इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको मोनोऑक्साइड दिख रहा है, ये दिख रहा है। आ गया भाई आपका आंसर, फाइन, आ गया आंसर। तो जस्ट इतना सा गेम है कि अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है ना, तो आंसर में भी कंफ्यूजन नहीं होगी और मार्क्स देने वाले को कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई मार्क्स दे देते हैं इसको, ठीक है। अरे हो जाओ, हाँ ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो, व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस ब्रीथिंग बिकम। तो सेम चीज हमने यहाँ पीछे देखी है, देखो कहाँ है, ये रहा। फास्टर एंड शैलो ब्रीथिंग होगी किस केस में, जब न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो होगा वो एक्टिवेट होगा और आपकी ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन कम कर देगा, है ना। तो फास्टर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शैलोअर वहां पे मतलब लाइक आप इग्नोर कर सकते हो, बट हाँ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज फास्टर एंड डीपर ब्रीथिंग। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो ब्रीथिंग रेट है ना वो इंक्रीज होता है उस टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फाइन। तो इसको आप इनफैक्ट शैलोअर ना लिख के आप इसे डीपर कह दो। ये वैसे डीपर और शैलो ना कई बार दोनों ही यूज हो जाते हैं, बट आपको फोकस किस पे रखना है, आपको फोकस रखना है फास्टर के ऊपर। तो इसको आप हटाई दो यहाँ से भी, इट जस्ट फास्टर ब्रीथिंग यहाँ पे होने वाली है, फाइन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होपफुली आपने ये अटेम्प्ट कर लिया है ना। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, बिकॉज द रीजन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। रीजन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, that is the reason of Pons. Fine, next पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, saying that the process of migration of chloride ions from plasma to RBC। माइग्रेशन अगर होना होगा ना प्लाज्मा में से RBC के अंदर, एंड कार्बोनेट आयंस फ्रॉम RBC टू प्लाज्मा, सो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज। तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी उस रिएक्शन में क्या था कि आपकी CO2 कंबाइन होती है आपके वाटर के साथ एंड इट फॉर्म्स H2CO3, इट फॉर्म्स H2CO3, और ये ब्रेक होता है किसमें, H प्लस में और HCO3 नेगेटिव के अंदर। और अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ये जो है ना ये आपकी RBC है, और इसके नीचे क्या है, या ये पूरा सराउंड किससे हो रखी है, आपके प्लाज्मा से सराउंड हो रखी है,
है ना. सो इफ दिस इज प्लाज्मा एंड दिस इज आरबीसी, तो इस केस में क्या होगा, आपकी ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ना इस HCO3 नेगेटिव का आउटसाइड द आरबीसी एंड बाहर से क्लोराइड का इनसाइड द आरबीसी टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस, टू मेंटेन ionic balance, and we can say here this is called as chloride या हैमबर्गर शिफ्ट. ठीक है, क्लोराइड या फिर हैमबर्गर शिफ्ट, इसी को क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं. फाइन, गिवन ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, हैमबर्गर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. फाइन, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. आते हैं नेक्स्ट 21st क्वेश्चन पे. सेइंग विच इज ट्रू, कौन सी बात सही है. इन लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई ब्लड बिकम्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या एल्वोलाई में सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. तो हमने तो भाई सिंपल पढ़ा है ना, सिंपल डिफ्यूजन होता है. तो इट्स नॉट एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इज सिंपल डिफ्यूजन. फाइन, सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट कह रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑफ एरिथ्रोसाइट इज एल्कलाइन नेचर. क्या आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये एल्कलाइन होती है. नहीं, एसिडिक होती है. क्यों होती है, आपको इसका कारण ना मतलब कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए, यानी हाउ मुझे ऐसा लगता है. इफ दिस इज द एल्वोलाई, आपको पता है एल्वोलाई वाली जगह पे आके होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो आपकी HbO2 फॉर्म होती है ना, तो यहाँ पे आया कौन था, यहाँ पे आपका आया था HHB आया था. तो जो HHB है ना वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, H प्लस में और HB के अंदर, और ये HB उस O2 के साथ कंबाइन करती है और यहाँ से बनता है आपका HbO2. तो आप देख पा रहे हैं कि एल्वोलाई वाली साइट पे आपका HbO2 बन तो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस, इस HbO2 के बनने के दौरान आप देख पा रहे हैं H प्लस रिलीज हो रहा है. और अगर H प्लस रिलीज हो रहा है तो मतलब एसिडिटी इंक्रीज हो रही है. राइट, तो वी कैन से कि आपका जो बेसिकली एल्वोलाई है या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है. तो वी कैन से दिस इज नॉट एल्कलाइन, दिस इज एसिडिक. एसिडिक. फाइन. नेक्स्ट कह रहा है कि मोर देन 70% ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स एज कार्ब अमाइनो कंपाउंड. बिल्कुल सही है ना. मेजॉरिटी ऑफ परसेंट 70% जो है ये इस तरीके से ट्रैवल करता है. दिस इज करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग. भाई लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स सी दिस. कह रहा है एपिथेलियम लाइनिंग द ब्रोंक्यूल्स इज व्हाट. तो नाउ दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ गुड क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे अगेन कंफ्यूजन क्रिएट होगी एंड द मोर कंफ्यूजन फॉर यू द मोर गुडनेस फॉर द एग्जामिनर जो चेक कर रहा है. तो इट्स लाइक होगा क्या इसमें कि आपके पास जो ट्रैकिया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आपके डिफरेंट ब्रोंकियल ट्रीज में आपकी सेल्स चेंज होती रहती है. तो आपको वो पूरा चार्ट याद होना चाहिए. मैं चार्ट यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ. ठीक है, तो इफ दिस इज द कंडीशन वी हैव, तो हम कह सकते हैं कि यार कौन से वाले पार्ट में कौन से तरह की सेल्स पाई जाएंगी, हमें ये लिखना है. फाइन. तो अगर हम पहले वाले की बात करें, सबसे पहले जो आपकी ट्रैकिया है और जो सेकंड में अगर हम बात करें ब्रोंकाई के बारे में, है ना. ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स अलग अलग हैं, आप जानते हैं. ब्रोंकाई इज जस्ट 2 डिवीजन. इन दोनों ही जगह पे आपको पाई जाएंगी कौन सी वाली सेल्स. ठीक है, यहां दोनों कंडीशन में आपको पाई जाएंगी सेल्स जो कि हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम. स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम. सेकंड जो बाकी की 2 जगह हैं, जैसे कि आपका तीसरा विच इज योर ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. फोर्थ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. इसमें से जो आपके पास ये वाला पार्ट है ना ब्रोंक्यूल्स, है जैसे आपकी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इन सब ब्रोंक्यूल्स में कौन सी तरह की सेल्स पाई जाएंगी. यहां आपको मिलेंगी सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम और यहां आपको मिलेगी नॉन सिलिएटेड और कॉलमनार. ठीक है, तो सिंपल कॉलमनार नॉन सिलेटेड एपिथेलियम, यहां आपको मिलेगी सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम. फाइन. लास्ट आपके जो 2 कंडीशंस बचेंगी दैट इज गोइंग टू बी 5th वन, जहां पे आप कंसिडर करोगे आपके एल्वोलाई डक्ट को, एल्वियोलाई सैक एंड या डक्ट आप कह सकते हो, और एल्वोलाई को. यहां दोनों जगहों पे आपको सेम तरह की सेल्स मिलेंगी विच इज योर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. सिंपल squamous epithelium which is nothing but endothelium also.
फाइन. सो नाउ यू कैन जस्ट जज इजिली. आप अगर बात करेंगे किसके बारे में, इफ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन दैट इज ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकियोल्स यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपकी कॉलमनार और क्यूबॉइडल दोनों मिल सकते हैं. तो वी कैन से कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल इज अ करेक्ट आंसर. फाइन. तो एक चार्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड देन यू कैन जस्ट अटेम्प्ट द आंसर वेरी इजीली. नेक्स्ट, इन एल्वुलाई ऑफ द लंग्स द एयर एट द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड. तो एल्वुलाई में है ना, जो एयर होता है गैशियस साइड पे वो एक्सचेंज होता है बिकॉज लाइक कौन सी एपिथी, ये पूछा है रेस्पिरेटरी सर्फेसेस कौन से होते हैं. रेस्पिरेटरी सर्फेसेस आपको बताने हैं. तो आपको पता है लाइक दिस इज व्हाट वी हैव द एल्वुलाई हियर. नीचे क्या होगी आपके पास, ब्लड वेसल हो जाएगी जहां पे होगी उसकी एपिथीलियम या एंडोथीलियम. एंड बीच में क्या होगा हमारे पास, बीच में आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस इज एंडोथेलियम. एंड दिस इज यू कैन से सिंपल स्क्वामस. फाइन. तो व्हाट आई कैन से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, पहले आएगी आपके पास एल्वुलाई एपिथेलियम है ना, या इसको देखें तो पहले एल्वुलाई एपिथेलियम फिर कैपिलरी एंडोथेलियम फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया. नहीं, तो आप सिंपली कहोगे कि आपका एल्वुलाई एपिथेलियम और फिर आ जाएगी कैपिलरी एंडोथेलियम, बिकॉज यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जिक्र नहीं किया गया तो हम उसे कंसिडर यहाँ पे नहीं करने वाले. फाइन. तो वी कैन जस्ट सिंपली से द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे, which is telling you which of the following statement about the blood constituents and the transport of respiratory gases is most accurate. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के लिए कौन सी वाली बात सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस है या सबसे ज़्यादा सही है, आपको ये बताना है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस किसके बीच में होता है, आप जानते हैं. या तो ट्रांसपोर्टेशन जो होने वाला है, ड्रेस ट्रांसपोर्टेशन कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ आरबीसी और आइदर इट कैन हेल्प विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा. लाइक आई टॉक अबाउट इन द केस ऑफ ऑक्सीजन. सो जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना होगा तो यार आपकी मेजॉरिटी प्रतिशत जो ऑक्सीजन है वो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाएगी, मतलब आरबी के साथ अटैच होगी, आरबीसी के साथ है ना. तो वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 97% जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी के फॉर्म में ट्रैवल करती है और 3% प्लाज्मा के साथ ट्रैवल करती है. सो इफ आई जस्ट टेल यू द केस ऑफ ऑक्सीजन हियर, सो ऑक्सीजन वाले केस में आप कह सकते हैं कि 97% जो है वो ऐसे ट्रैवल करेगी और बाकी 3% ऐसे ट्रैवल करेगी. वहीं बात करूँ CO2 के बारे में, तो CO2 में आप जानते हैं कि जो आपकी प्लाज्मा में है वहाँ पे वो 3% फॉर्म में ट्रैवल करती है और आरबीसी के अंदर वो 23% में ट्रैवल 23% और यहाँ पे 7% आएगा. ठीक है, तो इस फॉर्म में वो ट्रैवल करती है और बाकी 70% वो कार्बामाइन हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, सॉरी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी. राइट. तो ये आपका चार्ज जो है आपको याद होना चाहिए. अब अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो WBC और RBC के थ्रू होता है? नहीं सर. क्या RBC एंड RBC ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेयर प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ओनली CO2? ओनली नहीं आएगा. ठीक है, प्लाज्मा O2 भी ट्रांसपोर्ट करता है. RBC एंड WBC अगेन नहीं हो सकता. लास्ट वाला सही है विच इज RBC एंड प्लाज्मा बोथ ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड CO2. फाइन. आते हैं नेक्स्ट 25th क्वेश्चन पे. Saying that every liter of oxygenated blood delivers how much ml of O2. Now this question can be modified. अगर इसमें स्ट्रेस वर्ड जोड़ दिया जाए तो एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर इसमें अपने स्ट्रेस वर्ड और जोड़ देना, स्ट्रेस कंडीशन में कितना डिलीवर होता है, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा. फाइन. नाउ अभी एज पर द क्वेश्चन हम इसकी डिमांड फुलफिल करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व द आंसर. तो आई कैन से एवरी लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, 1 लीटर. हमें डेटा क्या याद है, हमें डेटा याद है कि यार 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कितनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू तक. हाँ, तो वो डिलीवर करता है आपकी 5 ml टू टिश्यू नॉर्मल कंडीशंस में, और बाकी 15 जो होता है वापस से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में वापस ले लिया जाता है. तो वी कैन से देन योर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली 15 ml जो है वो ले लेगा. ठीक है, 15 ml ले लेगा. टोटल कितना था, 20 ml आई थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और कितनी डिलीवर कर दी उसने, 5 ml डिलीवर कर दी. तो ये डेटा जो हमारे पास है ना कि 100 ml 5 वैल्यू हमें निकालना है 1000 के लिए. तो आप क्या कहेंगे 5/100 × 1000.
कितना आ गया 50 आ गया। तो 50 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ लाइक डिलीवर होगी आपके किसको, इतना अमाउंट ऑफ ब्लड, 1 लीटर ब्लड जो है ना वो इतनी ml ऑक्सीजन डिलीवर कर देगा आपके टिश्यूज को। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब बच्चे करते हैं, बच्चे गलती बस इतनी कर देंगे, यहाँ पे वो लीटर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, उनके माइंड में डेटा है कि यार 100 ml मतलब 5 है, तो ऑप्शन में 5 दिया हुआ है क्या, ये देखो 5 ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ गलती कर देंगे बच्चे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मिस्टेक हमें क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट और द करेक्ट डेटा। गड़बड़ गलती से भी नहीं होनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट 26 पे आते हैं। अगेन आपको एक सीक्वेंस दिया है, आपको मैच करना है कौन सा सीक्वेंस कैसे होता है। तो आपको अगर पूरा इंस्पिरेशन का प्रोसेस पता हो तो लेट मी जस्ट टेल यू। हालांकि ये बताया किसके बारे में गया है, ये बताया गया है आपके एक्सपायरेशन के बारे में। तो अगर हम एक्सपायरेशन का सीक्वेंस देखना चाहें तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास लंग्स हैं, और लंग्स में क्या होता है, सबसे पहले जब एक्सपायरेशन होना होगा तो आपके जो ये जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाएगा, ये आपका डोम शेप हो जाएगा ताकि वॉल्यूम डिक्रीज हो चुके, और जो आपकी रिप्स वगैरह हैं ये सब क्या हो जाएंगी, ये आपकी इनवर्ड मूव हो जाएंगी। फाइन, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन जस्ट मेंशन हियर, द कंडीशंस फॉर एक्सपायरेशंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डायफ्राम है ठीक है, जो आपका डायफ्राम है ये क्या होगा, ये आपका डोम शेप हो जाएगा। डोम शेप मतलब रिलैक्स कर जाएगा। साथ में जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं ये भी क्या हो जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी, और रिलैक्सेशन के बाद ये इनवर्ड मूव कर जाएंगी, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देख पाएंगे कि जो वॉल्यूम है, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम, ये कम हो जाएगा, और जो आपका प्रेशर जो है ना वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका, आप कह सकते हैं कि जो एक्सपायरेशन है या फिर एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स, दैट्स द होल मैकेनिज्म विच आई कैन मेंशन यू हियर। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम इन दोनों एक्शन की वजह से, डायफ्राम और इसकी वजह से क्या हुआ, आपका वॉल्यूम कम हुआ, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हुआ, प्रेशर ज़्यादा और बाहर प्रेशर कम है, राइट। तो वी कैन से यहाँ से यहाँ एयर बाहर मूव कर जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पहले क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, बिल्कुल सही है, पहले डायफ्राम काम रोल प्ले करेगा, उसके बाद आप कह सकते हैं वॉल्यूम कम होगी, ठीक है। पहले जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पहले क्या होगा, आपके पास डायफ्राम काम करेगा सबसे पहले। सेकंड करता है वैसे आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, मगर यहाँ मसल्स दी नहीं हुई है, तो तीसरा स्टेप क्या होता है, वॉल्यूम कम होना, तो वी कैन से रिडक्शन इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, दिस इज सेकंड। थर्ड क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर, थर्ड प्रेशर इंक्रीज होगा, और चौथा फिर आपकी ये बाहर मूव कर जाएंगी। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 2 इज द करेक्ट आंसर। फाइन, 27 पे आते हैं, विच इज टेलिंग यू दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू द लंग्स। ब्लड में से लंग्स में जो आपकी क्या ट्रेवल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करती है ना, दैट इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, या फिर इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन या कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन एंड एस बाइकार्बोनेट। तो क्या इन्होंने ऐसा कहा है कि मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स लंग्स, तो वी कैन से यार देखो 3 फॉर्म हो सकती हैं। अगर हम CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करें तो CO2 ट्रांसपोर्टेशन कैन बी अकर इन 3 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन ट्रेवल थ्रू प्लाज्मा, बट प्लाज्मा में जो डायरेक्ट डिजॉल्व होगा वो कितना होगा, सिर्फ 7% होगा। सेकेंड, इट कैन ट्रेवल्स विद HPCO2, दैट इज बेसिकली 23%, एंड रेस्ट 70% इज फॉर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट दैट इज 70%। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यार कार्बामाइन हीमोग्लोबिन ही हमारा बेस्ट आंसर होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू की तवज्जो इसकी है ना, तो हम इसी को आंसर में लगाएंगे, है ना। बाकी तो आपको पता है वो प्लाज्मा की फॉर्म में भी ट्रेवल करते हैं, मगर दैट इज वेरी लीस्ट अमाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 28th क्वेश्चन पे, विच इज सेइंग यू ऑल ऑफ दीज कैन बाउंड टू हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट, ये सब बाउंड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, एक चीज को छोड़ के, दैट इज दिस, ये बाउंड नहीं करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। और आपको पता होना चाहिए कि क्यों, क्योंकि आपको पता है H+ कब बाइंड होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो टिश्यू वाली साइट होती है ना, टिश्यू वाली साइट पे आप जानते हैं कि इफ वी आर हैविंग दिस ब्लड हेयर एंड वी आर हैविंग अ सेल हेयर, तो क्या होगा,
यहाँ पे रिएक्शन चल रही होती है और कुछ कुछ होते होते ना यहाँ पे जो HbO2 टूटता है किसमें, H प्लस में और O2 में। ये O2 तो नीचे आ जाती है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन बचा था किसमें से, आपके H प्लस और HCO3 में से, है ना। ये H और ये जुड़ जाएंगे हीमोग्लोबिन, तो ये H और Hb। तो आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस जो है वो भी आपकी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब सर ये तो अटैच हो सकते हैं, CO2 तो होता ही है, H किस फॉर्म में, HbNHCOOH की फॉर्म में, O2 भी होता है HbO2 4 इस फॉर्म में, ये आपका होता है HHb की फॉर्म में, बट ये नहीं होता, राइट। तो वी कैन से दिस इज द करेक्ट आंसर। आते हैं 29 क्वेश्चन पे। होपफुली आप समझ पा रहे हैं सारे सवालों के जवाब, है ना। और ऐसा नहीं है कि यार हम मतलब बीच में सवाल कर रहे हैं तो बीच में रोक के छोड़ देंगे वीडियो को, नहीं। जो बच्चा लास्ट तक यहाँ पे टिका हुआ है ना, इट्स लाइक क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यार लास्ट के क्वेश्चन बेकार हैं, आगे वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। इट्स लाइक लास्ट वाले क्वेश्चन तो और भी अच्छे हैं, है ना। इट्स लाइक पेस बन जाता है हमारा। तो क्वेश्चन सारे अटेंड करने होते हैं अपने को। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्रीथिंग। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आप भी रीड कीजिए, है ना, मैं भी देखता हूँ। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सही बात है, आपकी ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मतलब इनकी मूवमेंट कैसी होगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट इज बेसिकली अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो O2 CO2 ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड मेजरली थ्रू RBC एज बाइकार्बोनेट। तो क्या O2 और CO2 जो होती है ये मेनली ट्रांसपोर्ट होती है। देखो O2 RBC की फॉर्म में, बिल्कुल सही है। CO2 कार्बोनेट की फॉर्म में, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहा है हाई O2 लो CO2। तो लो CO2 मतलब हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। और हेल्डेन इफेक्ट मतलब कौन सी वाली जगह, मतलब एल्वेलाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। लेस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लो टेम्परेचर फॉर्म्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या आपके टिश्यू पे या एल्वेलाई पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड करती है आपस में? सही बात है, दिस इज करेक्ट। लास्ट कह रहा है CO2 एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इनसिग्निफिकेंट, ऑक्सीजन प्ले अ ह्यूज रोल इन रेस्पिरेटरी रिदम। तो आपका जो रेस्पिरेटरी रिदम है ना, आप कितनी बार या कितनी तेजी से सांस ले रहे हो, इसमें CO2 और H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना। यही कह रहा है इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट। ये गलत है। आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन या कैरोटिड बॉडीज जो होती हैं, या जो आपका केमिकल सिस्टम है, ये ज्यादा सेंसिटिव है। इट इज मोर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H प्लस एज कंपेयर टू O2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है माइंड में कि अगर बॉडी के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ना, तो ब्रेन जल्दी एक्टिवेट होगा या एक्टिवेट हो जाएगा। बकायदा कि आपकी O2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसको O2 से फर्क ही नहीं है, उसको CO2 से फर्क है। यार CO2 ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। सो वी कैन से लास्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे आज की इस मुलाकात के। सेइंग दैट विच ऑफ दीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनटेक ऑफ एयर थ्रू एब्डोमिनल नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, दैट इज लाइक फोर्सफुल ब्रीथिंग, तो वहां पे कौन सी वाली मसल्स जो हैं वो रोल प्ले करेंगी? सो ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग, फोर्सफुल ब्रीथिंग के दौरान अगर हम बात करें तो आपकी दो मसल्स काम करती हैं। एक है आपका डायफ्राम और एक है आपकी, सॉरी यहाँ पे आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और आपका फेनेरिक, या आप कह सकते हो एब्डोमिनल मसल्स काम करेंगे, डायफ्राम काम नहीं करेगा। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स यहाँ पे काम करेंगी, और इन दोनों का ही क्या होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। एंड जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, फोर्सफुल ब्रीथिंग होगी। तो वी कैन से एब्डोमिनल मसल्स काम रोल प्ले करेंगी, और क्या आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं इसमें? ओके, क्वेश्चन को अगर हम वापस देखें ना, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इनटेक ऑफ एयर ड्यूरिंग द एब्डोमिनल नॉर्मल ब्रीथिंग। इसमें क्वेश्चन में इसने फोर्सफुल ब्रीथिंग नहीं कहा, मैंने एब्डोमिनल वर्ड देख के मिस इंटरप्रिटेट कर लिया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है ऑब्वियसली, राइट। अगर मेरे से हुआ है तो हो सकता है किसी और के साथ भी हो जाए, राइट। तो इट्स लाइक उन्होंने ये एब्डोमिनल वर्ड दे ही इसलिए दिया ताकि बच्चा पहले फोर्सफुल अपने माइंड में सोच ले।
बट द क्वेश्चन इज अबाउट नॉर्मल ब्रीथिंग, और आप जानते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर जो है कौन सी वाली मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और आपकी फिनेरिक, दैट मीन्स डायफ्राम, ये यूज होते हैं। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, बिकॉज अगर हम बात करें, ये तो हो गया फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन सॉरी, एंड सेकेंड अगर हम बात करें नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में, नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में, तो इसमें आपकी दो तरह की सेल्स या दो तरह की मसल्स इन्वॉल्व होने वाली हैं। एक तो होगी, ये ना घुमा देता है मेरे को, तो इट्स लाइक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होंगी, और साथ सेकंड डायफ्राम, सेकंड डायफ्राम यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। सो शेड वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस फॉर दिस इंटरेक्शन। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, एंड दैट्स फॉर द क्लास। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन एंड विल बी सीइंग यू इन द अपकमिंग क्लासेस। स्टिल आपको कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना हो, चाहे आपको रेस्पिरेशन चैप्टर ही क्यों ना पढ़ना हो, तो ये मैंने प्रॉपर्ली कंप्लीट करा रखा है। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर एंड इस टॉपिक का नाम, एंड दैट्स हाउ यू गॉट दिस वीडियो, एंड विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी or how is the session, please tell me in the comment section. We'll see you in the upcoming classes. पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, all the very very best.